साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का बतौर चीफ जस्टिस दौर कैसा रहा और क्या क्या खामियां रही, क्या खूबियां रही, क्या कुछ अच्छा हुआ? और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बन रहे हैं तो क्या उम्मीदें वाबस्ता? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप उमर अता बंदियाल साहब के फ़ैसले देखें पिछले 1 डेढ़ साल के, तो बहरहाल आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने फ़ैसले किए। तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया और जो पार्लियामान के अंदर रह के प्रेशर डाला गया, जिस तरह करारदादें पास की गई, जिस तरह कंटेनर लगा के यहाँ उनको गालियाँ दी गई और जिस तरह का भी घेराव करने की कोशिश हुई, जलसों में तकरीरें हुई, सब कुछ के बावजूद उन्होंने आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए फ़ैसले किए। गलती अलबत्ता जाते जाते अगर किसी को सज़ा दे के जाते, उन फ़ैसलों पे अमल दरामद करा के जाते तो बहुत ही अच्छा होता। जहाँ तक काजी साहब का ताल्लुक़ है, हम उनसे आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमें ये भी उनसे तवक्को है कि ना सिर्फ वो आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए फ़ैसले करेंगे बल्कि उन फ़ैसलों पर अमल दरामद भी कराएँगे। चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने खुद किया है कि 60,000 से ज़ायद केसेस की पेंडेंसी है। मैं समझता हूँ कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको वो 60,000 केसेस, जिनमें हर किस्म के केसेस थे, लोगों के हकूक़ का भी सवाल था, सिविल लिटिगेशन भी थी, क्रिमिनल लिटिगेशन भी थी, आइनी और कानूनी मसाइल भी थे, उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। उन्होंने इसकी रीज़न ये दी है कि चूँकि पॉलिटिकल केसेस की भरमार थी, लिहाजा हम ये टाइम नहीं दे सके। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमने सिर्फ एक सुओ मोटो नोटिस लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका दौर जो है वो मिला जुला रद्द-ए-अमल है, क्योंकि इनके दौर में अदलिया के अपने अंदर ये बार बार आवाज़ें उठाती रही बहुत बड़े इश्यूज़ पर कि फुल कोर्ट बनाई जाए। एक दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल है मुतअद्दिद बार, 20 बार ये मसाइल उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से उठाए गए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से उठाए गए, जस्टिस मंसूर अली खान साहब, अमीनुद्दीन खान और इन तमाम लोगों ने ये बार बार कहा कि आप जो है एक फुल कोर्ट करें, नहीं की गई। तो वो जो उनकी अपनी तकरीर में इस बात का एतराफ़ है कि पेंडेंसी जो है वो है, लेकिन जो रीज़न दी है मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाँ एक बात ज़रूर है कि उनकी अदालतों के अंदर वकला साहिबान के साथ और बाकी लोगों के साथ ये है कि एक रवैया निस्बतन बेहतर था, समाअत की गई, लेकिन जो एक तवक्को थी वो पूरी नहीं हुई। तो अब आने वाले चीफ जस्टिस साहब के सामने बेशुमार चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि उन्होंने कहा है कि 184(3) के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हुई है वो इन अकॉर्डिंग विद लॉ नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं। तो अब ये देखना है कि वो जो फैसले किए गए हैं उनकी क्या वक़्त होगी, उनकी क्या अहमियत होगी, ये अभी चीफ साहब हो। फिर उन्होंने पेंडेंसी को देखना है कि इस पेंडेंसी को किस तरह से ख़त्म किया जाए। फिर तीसरी बात जो कि वहाँ पर भी उठाई गई कि जो है दरख्वास्तें दी गई अर्जेंसी के लिए। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं, आज हम दायर करते हैं तो वो स्टे मैटर होते हैं, सुबह उनको लगना चाहिए, 2 दिन बाद लगना चाहिए। उस अर्जेंसी को और वकला के ग्रीवेंसेस को पूरा करने के लिए भी उन्हें करना पड़े। और फिर मुल्क की आइनी, कानूनी इन पहलुओं की भरमार है, तो इस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सलाहियतें, उनकी कानून पर गिरफ्त, उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उनकी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसलों को देख कर तवक्को की जा सकती है। और फिर वो खुद भी एक बहुत बड़े अदलिया के सामने इम्तिहान से गुजरे हैं। इतना बड़ा रेफरेंस उन्होंने और मिसेस सरीना ईसा ने भुगता है, लिहाजा काजी साहब को ये पता है कि कौन कौन से मरहले हैं, कौन कौन सी तकालीफ हैं, कौन से वकला साहबान को मसाइल दरपेश हैं, कौन से उनके जो ब्रदर जजेस हैं उनको मसाइल दरपेश हैं, और उन मसाइल
तो काजी साहब की शख्सियत और उनकी आनून और कानून पर गिरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे और इन पर काबू पाएंगे और उनका दौर एक मेरी राय के मुताबिक अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा दौर होगा। अच्छा बूटा साहब, ये बता दें कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब 16 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो उनका दौर बतौर चीफ जस्टिस कैसा रहा और क्या क्या करना चाहिए था वो नहीं कर सके और क्या क्या अच्छी चीज़ें उन्होंने की, और साथ साथ जस्टिस काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो उन्हें क्या क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जब आपको अल्लाह ताला नवाजता है, आप सरकार में बैठते हैं, तो अल्लाह की एक आप पर ये एक अनायत होती है। ये आपके स्टेटस के लिए नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है कि अल्लाह ताला ने आपको एक असाइनमेंट दिया होता है, आपने अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना होता है। तो आपको सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये होती है कि जो पहले होती थी अब नहीं होती। वो ये होती थी कि पहले अगर आप कोई पिटीशन फ़ाइल करते थे तो वो पिटीशन 10 से 15 दिन के अंदर फर्स्ट हेयरिंग पे लग जाती थी और ये बात डिसाइड हो जाती थी कि ये मेंटेनेबल है नहीं है। अगर नहीं होती थी तो वो लोगों की जान छूट जाती थी, अगर होती थी उसमें कोई पॉइंट तो वो आगे चलता था। अब ये शुरू हो गया काम कि ये कि कोई पिटीशन अगर उस पर नंबर लग भी जाए तो वो 2-2 साल और 2.5 साल पड़ी रहती है। और पिछले दिनों तो जो बेल फॉर अरेस्ट के केसेस जो थे वो 2-2 साल के बाद आए, जबकि बेल फॉर अरेस्ट जो होती है उसका असल मामला उस वक्त होता है कि जब तक चालान तैयार नहीं होता ताकि पुलिस उसको उसमें अपनी प्रोग्रेस दिखा सके। तो एक तो ये थोड़ा सा लूप होल इसमें आया, वीकनेस आया। दूसरी वीकनेस ये भी आई कि एक पॉलिसी के तौर पे इस बात को अपनाया गया कि जो भी केस आएगा ह्यूमन राइट का और बहुत सेंसिटिव मैटर भी जब आते हैं तो उसके ऊपर ऑफिस ने ऐसे ऑब्जेक्शन लगाने कि जिसको अगर आप कॉमन आदमी को भी सुनाएं तो वो भी हंसे। कि मसलन 184 की पिटीशन, मसलन आपको एक छोटी रिसेंट मिसाल देता हूँ कि ये जो एक यूनिवर्सिटी में ख़वातीन को ब्लैकमेल करने के मटेरियल का था, वो जब मैंने पिटीशन लगाई तो उस पर यह ऑब्जेक्शन लगा दिया गया कि जी पब्लिक इंपॉर्टेंस के नहीं और निजी मामलात। तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि निजी मामलात कहाँ से हो गए। इसी तरीके से बाज़ और मामलात भी हैं। तो इन्होंने एक रटाया एक परफॉर्मा बनाया हुआ है, वो ये भी नहीं देखते यहाँ के लोग कि आया ये उस पर बनता भी है कि नहीं। तो इन्होंने ये जो काम शुरू किया कि हर 184(3) की पिटीशन को उस पर ऑब्जेक्शन लगा देना, उसको एक प्रॉब्लम में डाल देना बंदे को, और उसके बाद उसको 2-2.5 साल 3 साल तक पेंडिंग रखना, ये बहुत बड़ा जुल्म है लोगों के साथ भी। और जो यहाँ पर सेकेंडली बात ये अच्छे जहाँ तक मामला है कि चलें बड़े पोलाइट होकर चलते रहे, अच्छे होके चलते रहे, कोई ऐसी कोर्ट में ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हुई जिसमें मतलब ये कि अगर किसी को गुड्डू सी कहा गया तो उन्होंने गुड फैथ में कहा, उनको जो क्रिटिसाइज़ का निशाना बनाया गया ये गलत था। उन्होंने तो गुड फैथ में कह दिया, एक जेंटलमैन तरीक़ेकार ये होता है गुड्डू सी का। लोगों ने बाज़ जगहों पे गलत क्रिटिसाइज़ भी किया उनको, तो ये भी है। जहाँ तक अब रह गया फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला, फ़ाइज़ ईसा साहब के में मामले में ये है कि मैं बताऊँ कि जो जज होता है, जो काजी होता है, आप ये देखें कि इस्लामी अहकामात के हैं और काजी की जो बेसिक उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड हो। ऐसा ना हो कि लोग उसके सामने डरें। एक पुलिस ऑफिसर में और एक काजी में ये फ़र्क होना चाहिए कि लोग खुले दिल से अपनी बात कहें। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब को जो एक थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि बहुत उनको मज़ीद हलीम होना पड़ेगा। ऑलरेडी वो हैं, ही इज़ वेरी नाइस और हमारी दुआएं उनके साथ है और हमने हमेशा जहाँ हुआ हमने उनके लिए अच्छी बात कही। लेकिन जो थोड़ा सा प्रॉब्लम किसी जगह आ सकता है वो ये हो सकता है कि अगर वो थोड़े से किसी जगह शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज़ को काबू पाना पड़ेगा। और जब आप स्टेट के मामलात में आते हैं तो बहुत सी चीज़ों को आपको डेप्थ में देखना पड़ता है और उसमें जाके देखना पड़ता है। वो भी जाहिर सी बात है कि जब माशाल्लाह वो चीफ बनेंगे तो उनको, और सबसे जो एक चीफ जस्टिस का काम होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पे भी उनको इस तरीके से कि वहाँ के हालात क्या हैं, कैसे करना है। और जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रॉम्प्ट डिस्पोजल, जो फर्स्ट हेयरिंग जो होती है केस की, वो इनको रखनी चाहिए 1 हफ्ता 10 दिन में। और ऐसा तरीक़ाकार करना चाहिए कि लोग अगर केस मेंटेनेबल है तो चले, नहीं तो वहीं ख़त्म हो जाए। इससे लोगों की बॉदरेशन ख़त्म होगी, जो कि अब नहीं हो रहा, ये होना चाहिए।